हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एंड स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे कुछ फेस्टिवल के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ मनाए जाते हैं, उन स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र, सूरज कुंड मेला हरियाणा, हॉर्नबिल फेस्टिवल केरला और धानु यात्रा उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल केरला। हॉर्नबिल फेस्टिवल केरला में नहीं मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल वैसे तो केरला का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, लेकिन ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का कल्चरल फेस्टिवल है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है इसे। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये एक आर्ट फेस्टिवल है। ये आर्ट फेस्टिवल जो है ये फर्स्ट सैटरडे, पहले शनिवार, फरवरी के पहले शनिवार से और दूसरे रविवार तक ये चलता है। और ये फेस्टिवल, काला घोड़ा फेस्टिवल, अभी मनाया जा रहा है। सूरज कुंड मेला जो है ये हरियाणा में मनाया जाता है, सूरज कुंड मेला, और उड़ीसा में धानु यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। वहीं काइट फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। काइट फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। अगला सवाल, झुंपा लाहिरीज न्यू बुक नेम्ड द वेयर अबाउट्स विल बी रिलीज। झुंपा लाहिरी एक काफी प्रसिद्ध लेखिका हैं, उनकी एक नई किताब आ रही है द वेयर अबाउट्स, जो कि अप्रैल में इसका विमोचन किया जाएगा, रिलीज की जाएगी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय हर। इनमें से कौन सी किताब है जो कि उन्होंने नहीं लिखी है? तो आपके ऑप्शंस हैं, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडाइज, दूसरा द नेमसेक, तीसरा द लोलैंड और चौथा ऑप्शन है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। तो इन चारों किताबों में से कौन सी किताब उन्होंने नहीं लिखी है? तो इसका सही जवाब है, उन्होंने जो किताब नहीं लिखी है वो है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर जो है वो प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर वो प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। बाकी तीनों किताब झुंपा लाहिरी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडाइज जो है, जो कि उनकी पहली किताबों में से है, वो एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, पुलित्जर प्राइज उन्हें मिला था। ये एक छोटे छोटी कहानियों का एक संग्रह है। द नेमसेक जो है इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस किताब पर, इन्हीं की किताब जो लिखी हुई है, इसी किताब की कहानी पर आधारित एक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है, जिसका नाम भी नेमसेक ही रखा गया था। द लोलैंड जो है, इसके लिए झुंपा लाहिरी को मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज मिल चुका है लोलैंड किताब के लिए। और उनकी चौथी किताब वेयर अबाउट्स अभी अप्रैल में आने वाली है। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप एट विच स्टेट और यूटी। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, लद्दाख या जम्मू और कश्मीर। तो भूतापीय विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख में इसे स्थापित किया जाएगा। इसका लद्दाख में जो ये परियोजना है ये ओएनजीसी की मदद से ये यहाँ पर लगाई जाएगी। और इसका फायदा क्या होगा कि जैसे विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, इसको जो हम यूज कर सकते हैं वो फिक्स टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जियोथर्मल पावर जो है वो किसी भी टाइम यूज किया जा सकता है। एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ये, और इससे 80% ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट घटता है। तो ओएनजीसी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। अगर लद्दाख की हम बात करें तो एरिया के मामले में ये लार्जेस्ट यूटी है
और पॉपुलेशन के मामले में ये सेकेंड लीस्ट पॉपुलस यूटी है। सेकेंड लीस्ट, सबसे दूसरा सबसे कम, सेकेंड लीस्ट पॉपुलस आबादी के मामले में सेकेंड लीस्ट पॉपुलस है ये यूटी में। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है R.K. माथुर, राधाकृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर लद्दाख के दो ये जिले हैं, एक है लेह, दूसरा है कारगिल, दो जिले हैं यहाँ पे। स्नो लियोपार्ड यहाँ का काफी फेमस है, जो कि हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क में ये पाया जाता है स्नो लियोपार्ड। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। लेह में जो रिवर्स बहते हैं, एक है नुब्रा, दूसरा है श्योक, तीसरा इंडस। ये तीनों रिवर यहाँ पर, रिवर वैली यहाँ पर लेह में है। जबकि कारगिल में है द्रास और जास्कर, द्रास और जास्कर कारगिल में यहाँ पर है। तो अगर हम इसकी बात करें कि नुब्रा सियोक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी में हेमिस नेशनल पार्क है, जहां की स्नो लियोपार्ड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ONGC के बारे में अगर बात करें, जो इस परियोजना की स्थापना कर रही है, तो ONGC के MD का नाम है शशि शंकर। शशि शंकर यहाँ के ONGC के MD हैं। अगला सवाल, Which space agency has appointed Indian American भव्या लाल as acting chief of staff? भव्या लाल को किस एजेंसी ने नियुक्त किया है अपने एक्टिंग चीफ के रूप में? तो आपके ऑप्शंस हैं ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इन चारों में से किसने भव्या लाल को अपने एक्टिंग चीफ के रूप में, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो सही जवाब है नासा। नासा ने इन्हें नियुक्त किया है। नासा के बारे में अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म नेशनल एकेडमी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वाशिंगटन में है। इसके जो अभी चीफ हैं, करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी, पहले अभी कुछ दिनों पहले तक ये जिम ब्रिनस्टाइन के पास थी, जिम ब्रिनस्टाइन के पास थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सरकार बदलती है तो यहां पर नासा के चीफ भी बदल दिए जाते हैं। तो अभी जो नए चीफ बनाए गए हैं वो करंट एडमिन जो है वो एक्टिंग ही है अभी, ये भी वो स्टीव ज्यूरिक को बनाया गया है, स्टीव ज्यूरिक को बनाया गया है। ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का दिया गया है। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के जो अभी चेयरमैन है वो हैं के सिवान। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, पेरिस में, जो कि फ्रांस में स्थित है। और इसके जो CEO हैं उनका नाम है जोहान डेट्रिच, जोहान डेट्रिच वार्नर, जोहान डेट्रिच वार्नर यहाँ के CEO हैं। जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है और इसके जो CEO हैं वो हैं हिरोशी यामाकावा, हिरोशी यामाकावा, ये जापान के जाक्सा के CEO हैं। अगला सवाल, द टू रेडियो टेलीस्कोप अंडर SKAO विल बी सेटअप इन विच टू नेशन? SKAO ये क्या है? सबसे पहले तो ये जान ले, इस सवाल को पहले समझ ले कि दो रेडियो टेलीस्कोप SKAO के अंतर्गत किन दो देशों में स्थापित किया जाएगा। तो ये SKAO है क्या? तो SKAO का फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, एरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी।
तो इसके तहत ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया जा रहा है, जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया जा रहा है, रेडियो किरणों के से इसका पता लगेगा, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा, ये इनविजिबल गैसेस भी डिटेक्ट कर सकता है, इनविजिबल गैसेस भी ये डिटेक्ट कर सकता है, और उससे जो भी कॉस्मिक डस्ट जो है हमारे स्पेस में, उसको भी ये पता लगा सकता है। तो इसमें कुल अभी SKAO में कुल अभी 20 कंट्री हैं जो कि इसके भागीदार हैं, भारत भी उनमें से एक है। भारत की तरफ से जो TIFR की जो एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसमें अपना योगदान यहां से दिया जाएगा, अपनी जो इसका योगदान है इस SKAO में उसमें दिया जाएगा। ये अभी नई बनाई गई संस्थान है SKAO। तो SKAO के तहत 2 देशों में ये रेडियो टेलीस्कोप अभी लगाए जाए, 2 महादेशों में ये लगाए जाएंगे। ये 2 महादेश हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देशों में, मुख्यतः साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया देश में ही ये रेडियो टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। अगर SKAO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड किंगडम UK में बनाया गया है, और डॉक्टर कैथरीन को इसका अभी फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया है। डॉक्टर कैथरीन सीजर स्काई, डॉक्टर कैथरीन सीजर स्काई को इसका चेयरमैन बनाया गया, फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड यूनिकोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स, भूपट्टे के को बताने के लिए एक यूनिक कोड की शुरुआत की गई है, वह किस राज्य के द्वारा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जमीन के पट्टे को, हर जमीन के हिस्से को एक 16 अंकों का, 16 डिजिट का एक अंक देने की घोषणा की है, जिससे कि इससे फायदा क्या होगा, तो इससे जो रजिस्ट्री जो होती है वो रजिस्ट्री में ये अंक दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की रजिस्ट्री में धांधली जो होती है, फेक रजिस्ट्री हो जाती है या लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, ये सभी चीजें नहीं होंगी। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 16 डिजिट के यूनिक कोड की शुरुआत की है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी पर स्थित है, गोमती नदी पर लखनऊ स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ की गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और अगर हम बात करें यूपी में अभी काफी सारा योजना शुरू किया गया है, जैसे कि किसान कल्याण योजना, ये यूपी ने शुरू की है अभी, या फिर वारासात अभियान योजना, वारासात अभियान, उद्यम सारथी मोबाइल ऐप, ये भी यूपी ने शुरू किया है अभी। यूपी ने अभी मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग योजना भी शुरू किया है, अभ्युदय निशुल्क कोचिंग योजना भी शुरू की है इसने। तो ये सभी योजना जो है ये मुख्यमंत्री, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सभी योजनाएं शुरू की गई हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सांस कैंपेन रिसेंटली। सांस कैंपेन की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो पहले तो हम ये समझ लें ये सांस है क्या। तो सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस का फुल फॉर्म है। निमोनिया के लिए इसकी शुरुआत की गई है सांस की। इस प्रोजेक्ट में होता क्या है कि अभी तक क्यों इसकी शुरुआत, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत में जो 1000 बच्चे हैं 5 साल से नीचे वाले, उनमें से 37 बच्चे निमोनिया की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको एक लक्ष्य रखा गया है कि इसको घटा करके 3 बच्चों पर लाना है। तो ये सांस कैंपेन इसीलिए
ये शुरू किया गया है। तो इसमें होता क्या है कि आशा वर्कर जो होते हैं वो एमॉक्सिलिन जो टैबलेट होती है वो सबसे पहले निमोनिया के केस में देते हैं। अगर सांस लेने में कोई भी बच्चे को तकलीफ होती है, निमोनिया मेनली होता है क्योंकि या तो ये बैक्टीरिया या वायरस किसी भी चीज से हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस किसी चीज से हो सकता है। इसमें होता क्या है कि लंग्स का जो एल्वेलर सैक होता है, लंग्स में जो एल्वेलर सैक्स होते हैं, जो एल्वेलर सैक्स लंग्स में बने होते हैं, वो एल्वेलर सैक्स का एरिया घटने लगता है और इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसको रोकने के लिए ये अभियान शुरुआत किया गया है। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी दिया जाएगा जिससे कि अगर सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो तो वो पता चल सके कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो यह अभियान किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरुआत की है इसकी? तो आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है सांस प्रोजेक्ट की। गुजरात में ये पहले से चला आ रहा है। तो अगर इसके बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल यूपी की भी गवर्नर है और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे नेशनल पार्क, कुल 9 नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर कुल 9 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। जैसे पहला कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कितने नेशनल पार्क हैं और ये इन सभी नेशनल पार्क में से किसी एक के बारे में पूछ दिया जाएगा ये किस राज्य में है। पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और साथ ही साथ एक फॉसिल नेशनल पार्क भी है। फॉसिल नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल नेशनल पार्क है, जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह है ये फॉसिल नेशनल पार्क। तो ये सभी 9 नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला सवाल, ओकोंजो इवियाला हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ओकोंजो इवियाला को अभी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, या WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका सही जवाब है WTO। WTO के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट, महानिदेशक की पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई थी तो उसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ओकोंजो इवियाला जो है वो WTO की महानिदेशक बनने वाली फर्स्ट फीमेल है, पहली महिला महानिदेशक होंगी ये WTO की। और ये नाइजीरिया की रहने वाली है, इनकी नेशनैलिटी नाइजीरिया की है, ये नाइजीरिया की रहने वाली है। वहां की ये वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं पहले। और अगर हम बात करें तो WTO की, तो WTO की स्थापना जो है वो 1995 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। WTO में जो महानिदेशक की जो पोस्ट है, जो पद है, इसके स्थापना के लिए जितने भी देश हैं, किसी भी देश को कोई भी जो महानिदेशक बनाए जाते हैं उनका विरोध नहीं करना चाहिए, ये शर्त होती है। तो इससे पहले क्या था, ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ओकोंजो इवियाला की नियुक्ति का विरोध किया था। लेकिन जब जो बाइडेन आए हैं तो उसके बाद उन्होंने इनकी नियुक्ति के लिए मुहर लगा दी और उसके बाद 15 फरवरी को से इनको नियुक्त कर लिया जाएगा, ऐसा ये अनुमान है। तो अब अगर हम बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो अभी DG हैं वो हैं टेड्रोस एडहेनम। टेड्रोस एडहेनम ये इसके DG हैं। WIPO की बात करें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें, तो इसकी स्थापना जो है वो 1967 में की गई थी
और डैरेन टैंग जो कि सिंगापुर के हैं, वो इसके चेयरमैन हैं अभी, डीजी हैं अभी। और WMO जो है, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं पेटेरी टैवलॉस जो फिनलैंड के हैं। पेटेरी टैवलॉस जो फिनलैंड के हैं, ये इसके अभी सेक्रेटरी जनरल हैं। और आपको बता दूं WHO, WTO, WIPO, WMO सभी का हेडक्वार्टर जो है ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। सभी के हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, फर्स्ट कंटिजेंट ऑफ 34 CRPF women has been inducted into Jungle Warfare Commando Force. What is the name of the force? 34 CRPF की महिला जवानों को की पहली टुकड़ी जो है उन्हें सम्मिलित किया गया है जंगल वारफेयर कमांडो के रूप में। तो इस फोर्स का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है लक्ष्मी, साहस, शक्ति या कोबरा। तो इसका सही जवाब है कोबरा जो है उसमें इन्हें सम्मिलित किया गया है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो ये कोबरा में इन्हें नियुक्त किया गया है। कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो इसमें इन्हें नियुक्ति की गई है, 34 महिलाओं की नियुक्ति की पहली टुकड़ी ये बनाई गई है। CRPF के DG हैं AP माहेश्वरी हैं। CRPF अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाता है। 2021 में उसका 83वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अगला सवाल है, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम? किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सही जवाब है दिल्ली राज्य ने सबसे पहले अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत, ये स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, क्लास 8 में जो बच्चे 60% से ज्यादा विज्ञान में लाते हैं, साइंस में लाते हैं, उन सभी बच्चों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी परीक्षा ली जाएगी और उनमें से 1000 बच्चे चुने जाएंगे। क्लास 9 के 1000 बच्चे चुने जाएंगे। इन 1000 बच्चों को 5000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 5000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये विज्ञान प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ये स्कॉलरशिप अरविंद केजरीवाल जी के सरकार ने ये लॉन्च किया है। जो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हैं अनिल बैजल। अभी कुछ ही दिनों पहले स्विच दिल्ली नाम की एक कैंपेन शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह शुरुआत की गई है। चार्जिंग स्टेशंस भी इसके तहत लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले तमिल अकादमी भी स्थापित की है। साथ ही साथ कोंकणी अकादमी का भी स्थापना किया है दिल्ली सरकार ने अभी। तो ये सभी दिल्ली के अभी हाल ही में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।